प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 19वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 18वें लेक्चर में हमने विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम सीख लिए थे, जिसके तहत हमने ये 4 नियम सीखे। कौन कौन से? एक तो आपबॉव सिद्धांत, दूसरा N+L नियम, तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलता नियम और चौथा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और इन्हीं नियमों के आधार पर हमने विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा। तो आज इन्हीं नियमों और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 18वें लेक्चर में हमने ये देखा था कि जिस क्रम में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्रम कौन सा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड इस तरह से जो आगे मैंने लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरा क्रम जो है अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। और इसी क्रम के आधार पर हमने विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखना सीखा था। तो देखिए कि आज जो है इन कल वाले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए मैं तत्वों के बजाय जो है आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाता हूँ। अब देखिए कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीख जाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पर H नेगेटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है और एक ऑक्सीजन आयन है और एक फ्लोरीन आयन है। इनमें देखिए 3 नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। तो एनायंस और कैटायंस दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। अब देखिए कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आयन बनते कैसे हैं। ये तो आपको पता ही है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, यानी इसके ऊपर कुल आवेश जो है वो 0 होता है। और वो 0 क्यों होता है? क्योंकि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसके अलावा एक प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम सोडियम परमाणु लें तो सोडियम परमाणु के नाभिक में जो है 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो देखिए आवेश शून्य होता ही है, तो इसका तो एक बार हम जिक्र छोड़ देते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर 11 ही धनावेश है, 11 ही ऋण आवेश है। तो कुल मिलाकर के आवेश क्या हो गया? 0 हो गया, यानी परमाणु उदासीन हो गया। लेकिन अपनी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपनी बाहरी जो कक्ष है उसको पूरा करने के लिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जैसे हम बोर के मॉडल के आधार पर बात करें तो 2, 8 और 1 ये इसकी परमाणु संरचना हम 10वीं क्लास में लिखते थे। तो बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब देखिए मान लिया इसने एक माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास 10। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। और प्रोटॉन कितने हो गए? 11। यानी धन आवेश तो हो गए 11 और ऋण आवेश हो गए 10। तो कुल मिलाकर के अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। ठीक। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, यानी धनावेश भी 8 और ऋणावेश भी 8 हो गई। ठीक। अब देखिए कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बोर मॉडल के आधार पर लिखें 2 और 6, अब ये 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूरा हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 8 और 2 10 हो गई और प्रोटॉन तो वही 8 ही रहे। तो ऋण आवेश तो हो गए 10 और धन आवेश हो गए 8। तो कुल मिलाकर के 2 ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आयन बनते हैं। तो यहाँ पर एक मोटी सी बात मैं आपको जो समझाना चाहता था ना, वो ये है कि अगर किसी आयन पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, धन आवेश है तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक। अगर 2 ऋण आवेश है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं।
एक ऋण आवेश है तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, तो अब देखिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, वैसे तो एक होने चाहिए थे लेकिन एक नेगेटिव आयन है तो 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो देखिए आपके पास ऊपर हाफ प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पर सीरीज आपको दे रखे, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहली ऑर्बिटल में आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 - 1 10 हो गई। अब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 हो गए। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 + 2 10 हो गई, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ऋण आयन कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, जब ये एटम के अंदर आएंगे तभी इस पे ऋण आयन बढ़ेगा, ऋण आवेश बढ़ेगा ना। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है तो वही कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 1s2 2s2 2p6। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 और 1 10, सेम टू सेम वही आंसर है 1s2 2s2 2p6। अब आगे देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उन तत्वों की परमाणु संख्या ज्ञात बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जाता है, यानी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दिखा रखी है यहाँ पर। तो कहता है कि उस परमाणु में की परमाणु संख्या बतानी है। ठीक है, परमाणु संख्या पूछ ले, प्रोटॉनों की संख्या पूछ ले या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले, एक ही बात है ये। 3s1, तो यहाँ पर देखिए कि 3s1 तक हमें पहुंचना है पहले कि 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद 3s2 आता, लेकिन यहाँ क्या दे रखा 3s1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि बाहरी कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिन लेते, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होगी इसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तत्वों की बात कर रहे ना, आयन तो है नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और उतनी परमाणु संख्या, 2 2 4 से 10 रह के 11, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 11। दूसरा पार्ट देखिए 2p3 1s2 2s2 2p3 2 2 4 और 3 7। ठीक, इसी तरह से थर्ड पार्ट कर देते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 से 17, इसकी परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। आगे यहाँ पर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और इन परमाणुओं के नाम बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह दे रखे हैं। देखिए इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज में जो आउटर मोस्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है इतना बड़ा लिखने की बजाय जो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। चलो अभी समझाता हूँ आपको। जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इस तरह सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी ना, इसको एक और रूप में भी लिख सकते हैं कि जैसे हीलियम जो होता है ना 1s2, यानी पहला ऑर्बिट इसका कंप्लीट है, पहला सेल भी इसका कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट सेल वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में दिखा देते हैं। 1s2 बार बार लिखने के बजाय हीलियम को ऐसे लिखा दिया, और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2s1 लिख दिया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कार्बन की लिखनी हो तो 1s2 किसकी है, हीलियम की है। उसके बाद 2s2 2p2, बीच में कोमा लगा दे इसके।
अब देखिए उसके बाद जो है कम्प्लीटली फील्ड जो है ये होता है 2 और 6 8, यानी फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 2 और 6 8, यानी नियोन का पूरा है। तो अब नियोन से आगे वाले जो हैं उनको जैसे मान लीजिए सोडियम की लिखनी है तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इतने इतने पार्ट को हम क्या लिख देते हैं, नियोन लिख देते हैं। आगे वाला 3 से 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे वाले हम लिख देंगे कि इतना इतना पार्ट क्या है, नियोन मैग्नीशियम की अगर लिखनी हो तो, ठीक। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया और आगे 3 से 2 लिख दिया, ओके। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो आर्गन का कंप्लीट है आगे सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी नोबल गैस है। तो पोटासियम की अगर लिखनी हो तो इतना इतना आर्गन वाला जो है इसको AR लिख देते हैं, सिंपल, बड़ी ब्रैकेट में बंद किया और 4 से 1 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट पार्ट में हीलियम और 2s1 दिया हुआ है कि इनके परमाणुओं के नाम बताने हैं। तो पहले तो हमें अगर परमाणु संख्या पता लगेगी तभी नाम बता पाएंगे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 1 इसका हो गया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु संख्या भी 3 होगी, ठीक है। परमाणु संख्या 3 है तो ये क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, ठीक है। और इधर से देखिए 10 + 2 + 3, 10 2 12 और 3 15, 15 अगर इसका परमाणु क्रमांक है तो 15 पे क्या आता है, फास्फोरस आता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 18 2 20 और 1 21, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 है तो परमाणु क्रमांक भी 21 आएगा। 21 पे क्या आता है, स्कैंडियम आता है, Sc। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 15 होता है। कितना होता है, 15। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10, और उसके बाद 2p6 के बाद 3s 2 3p। अब देखिए कि टोटल 15 है, 15 में से 2 2 4 6 10 और 2 12 भर दिए, 3 रह गए। तो 3px1 3py1 3pz1, ठीक। तो इस तरह से 3 अयुग्मित है। या फिर इसको अगर हम दूसरे मेथड से देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है। ये 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक। तो पहले 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s2। अब देखिए यहाँ तक 12 हो गए, 3 बचे, तीनों में हंड रूल के अनुसार यहाँ पर पैरेलल स्पिन आएगी, ठीक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये जो गया पार्ट है क्रोमियम का आपको बता देता हूँ कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी अलग है। मैंने आपको बताया था कि ये अमोनियम का एक अपवाद का उदाहरण है ये। तो इसका अगर हम लिखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। एटॉमिक नंबर 24 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 24। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक। उसके बाद 3s2 और देन 3p6
अब देखिए 4s एंड 3d। वैसे तो अबव प्रिंसिपल के अनुसार 4s2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4s1 आता है, 4s2 और 3d4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 तो ये हो गई और 1 ये हो गई, टोटल 6 हो जाती है। ओके, और अगले पार्ट में देखिए नोबल गैस है, और नोबल गैसेज में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है किसी तत्व का परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। और प्रोटॉनों की संख्या 29 है, तो इसका मतलब आप पहचान गए हैं कि ये तत्व कौन सा है, कॉपर है। ठीक, अब कहता है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और कॉपर और क्रोमियम में तो पता ही आपको खास बात होती है कि आप अबव प्रिंसिपल का ओबे नहीं करते हैं, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। ओके, कुछ बुक्स में क्या करते हैं 3d10 पहले लिख देते हैं, 4s1 बाद में लिख देते हैं, तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। अब देखिए कि जैसे कॉपर और क्रोमियम परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से क्रोमियम आयन और कॉपर आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 पॉजिटिव है, समस्या कहाँ आती है कि अब देखिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कॉपर क्रोमियम में से। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ से, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लिखते तो ऐसे हैं कि आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 18 और 4s1 और 3d5। अब मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं वो डी में से निकाल देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से निकलेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन 4s में पड़ा वो निकलेगा, उसके बाद डी वाले निकलेंगे। तो इसकी क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगी, आउटर मोस्ट बता रहा हूँ 3d3 4s 0। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए कि इनके अलावा मैंने और भी बहुत से आसान से क्वेश्चन जो है मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक आसान सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जस्ट 20 सेकंड का काम है, कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेपथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये हमने देख लिया था कि कक्ष की अवधारणा किसने समाप्त की थी, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ने की थी, क्योंकि ये जो 3 नियम पाउली का वर्जनहोल्ड का सिद्धांत और अबोव सिद्धांत, ये तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम है। तो कक्ष जो बोहर ने कक्ष या एक निश्चित मार्ग बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसको किसने नकारा था, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ने। अब इसी तरह से आगे देखिए कि ये आसान से क्वेश्चन है, मैंने साथ के साथ इनके आंसर भी दे रखे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर ऊपर तो देखिए n+l नियम ही बता रखा और कुछ नहीं है, कि जिसका n+l वैल्यू अधिक होती है उसकी ऊर्जा अधिक होगी, जिसका n+l वैल्यू कम होगी उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, और कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाएगा। कहता है इसी जानकारी के आधार पर जो है आपने ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इन कक्षकों को व्यवस्थित करना है। इनमें से कोई भी एक ले लो आप। ठीक है, कि जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, वैसे हर एक का आंसर देना आप लोगों ने यहाँ पर, कि जैसे मैं बी पार्ट ले लेता हूँ यहाँ पर
4s, 3s, 3p एंड 4d। तो 4s 4 प्लस 0 या इसके n प्लस वैल्यू कितनी होगी 4, 3s 3 प्लस 0, 3p 3 प्लस 1 4 और 4d 4 प्लस 2 इसके 6 हो गई। ठीक, ये 3 प्लस 0 सॉरी 3 हो गया। तो सबसे कम ऊर्जा तो किसकी होगी 3s की होगी। अब इन दोनों में से कम किसकी होगी, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या छोटी होगी यानी 3p हो जाएगी, उसके बाद 4s और लास्ट में 4d। ओके, इसी तरह से आप बाकी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लास्ट में मैंने कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको परमाणु या आयन दे रखे हैं, इधर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आयन और परमाणुओं के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रखा, तो उसी आधार पर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए कि एक तरफ तो आपको जो नियम मैंने भी पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ नियमों के नाम दे रखे हैं, आगे उनका नियम में क्या बात बताई गई वो है। तो इनमें आपको ठीक मिलान करना है। जैसे हुंड का नियम जो है वो एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सब सेल इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब सेल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए कि पहले का सी के साथ हो जाएगा, इसी तरह से बाकी आपने सोचना है, इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और भी आपको जो है अपनी एनसीईआरटी बुक में से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से इसके भरपूर प्रैक्टिस जितनी हो सके आप लोगों ने करनी है। और पिछले वर्षों के अगर आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अलावा आपके मन में कोई और सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।